तो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा कि हमारे बीज, भारतीय बीज हमने खो दिए, केमिकल डाल के हमारे जमीन खो दिए। जब जमीन हमारा बर्बाद हो गया तब पानी भी बर्बाद हो गया। और ये जब नया जमाना शुरू हो गया 1947 के बाद, गांव का सब गंदगी हमने नदियों को छोड़ दिए। नदी वो भी गंदा हो गया। हुआ क्या, हमारे बीज खो दिए, हमारे जमीन खो दिए, हमारे पानी बर्बाद कर दिए। इन तीनों के ऊपर हमारा अन्न तैयार होता है। अन्नम परब्रह्म स्वरूपम, तो परब्रह्म स्वरूप को भी हमने बिगाड़ दिए हैं। जब जमीन बिगड़ गया, एक्चुअली जिस जमीन के ऊपर हम जिंदा हैं, जिस जमीन से हमें सब कुछ आहार मिलता है, वही जमीन को हम बर्बाद कर दिए तो हमारा अन्न बर्बाद हो गया। वो अन्न खाके हम हमारे शरीर को खो दिए हैं, हमारा शरीर बर्बाद हो गया है। तो अब हमें करना क्या है? करना क्या है? तो मैं कहता हूं, अब हमें भारतीय अनाज, वो भी केमिकल नहीं डाला हुआ, खाना चाहिए। मिलता कहां है? मिलता कहां? बाजार में तो मिलता नहीं। बाजार में तो मिलता नहीं। बाजार में जो भी मिलता है, ये बिग बाजार, सुपर बाजार, या जो भी एक स्मॉल किराना स्टोर हो या बनिया की दुकान, जो भी वहां जो मिल रहा है वो सब हाइब्रिड और केमिकल डाला हुआ ही मिलता है। तो हमें देसी अनाज मिलता कहां है? तो ऐसा किसान, ऐसा जमीन, ऐसा बीज है क्या? हां है। भारत 100% वो अभी बर्बाद नहीं हुआ है, अभी जिंदा है। तो कहां है? आप वीरप्पन का नाम सुने होंगे। वीरप्पन चंदन तस्कर कहां रहता था? जंगल में रहता था, सत्यमंगला जंगल या मलई महदेश्वरा जंगल, अंदर रहता था। कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, 3 राज्यों में बहुत बड़ा जंगल है, वहां अंदर रहता था। आज भी वहां अंदर आदिवासी लोग हैं। वहां आज तक एक बस नहीं गया, ट्रक नहीं गया, ट्रैक्टर नहीं गया, वहां हाइब्रिड नहीं गया, यूरिया नहीं गया, वहां डॉक्टर नहीं गया, वहां डायलिसिस सेंटर नहीं है। आज भी वहां डायलिसिस सेंटर नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है। और कहां है? श्रीशैलम, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में, वहां अंदर 100 किलोमीटर जाना पड़ता है। वहां भी अंदर आदिवासी लोग हैं, वहां भी डॉक्टर्स नहीं है, डायलिसिस सेंटर भी नहीं है। और कहां है? भीमाशंकर, महाराष्ट्र, वहां मंदिर के इर्द गिर्द जड़ी बूटी बेचने वाले हैं,
लेकिन वहां डॉक्टर्स नहीं है, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े बिल्डिंग नहीं है। और कहां है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बस्तर एरिया, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर राज्य, जहां यूरिया नहीं गया वहां किडनी फेल नहीं है। अच्छा, तो भारत में फर्स्ट टाइम यूरिया कहां आया था? भारत में पंजाब, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति वहीं से शुरू हो गया। तो आज हर राज्य का किडनी फेलियर आंकड़े आप देखेंगे तो आज पंजाब द हाईएस्ट वन। किडनी फेलियर पंजाब द फर्स्ट। अच्छा, पंजाब किडनी फेलियर के लिए फर्स्ट है और कैंसर के लिए भी फर्स्ट है। अच्छा, पंजाब में कैंसर ज्यादा क्यों है? तो आप आज एंड्रॉयड फोन है, स्मार्टफोन्स हैं, आप यूट्यूब में कैंसर ट्रेन सर्च करेंगे तो फर्स्ट जो 3 वीडियो आपको यूट्यूब लिंक्स आएंगे उनको क्लिक करके देखिए। वहां कह रहा है पंजाब से बीकानेर तक हर दिन एक ट्रेन जाता है, वो ट्रेन का नाम ही है कैंसर ट्रेन। सिर्फ कैंसर पेशेंट्स के लिए एक ट्रेन पंजाब से बीकानेर जाता है। तो पंजाब में कैंसर पेशेंट्स क्यों ज्यादा है? तो डॉक्टर कह रहा है उस वीडियो में, पंजाब में आज मोर देन 18% पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है पूरे भारत के। अगर पूरा भारत 100% वो पेस्टिसाइड इस्तेमाल कर रहा है तो सिर्फ पंजाब अकेला एक राज्य ऐसा है वो पेस्टिसाइड का खपत 18% से भी ज्यादा है, ऑलमोस्ट 1/5। अगर पेस्टिसाइड कीटनाशक ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर कैसे होता है? थोड़ा सा देख लेंगे। जब आप खेतों में जाते हैं, कीड़ आपको नजर आता है तो आप क्या करते हैं? फोटो लेके अग्रो केंद्र जाते हैं, वहां कहते हैं इसके लिए कुछ दे दो, तो आपको एक बॉटल देता है और कहता है 1 एकड़ के लिए 20 ml स्प्रे कर दो। आप 50 ml स्प्रे करते हैं। वो शॉपकीपर अग्रो केंद्र वाला कहता है इसको 1 एकड़ के लिए 50 ml डालो। आप 100 ml डालते हैं। मेरे पास कई किसान आते हैं, कहते हैं अगर वो 50 कहेगा तो मैं 250 डालता हूं। भगवान आपका भला करे। अच्छा, तो आपने छिड़काव शुरू कर दिया है। 1% to 10% इतना ही वो पौधों के ऊपर गिरता है, 90% जमीन के ऊपर गिरता है। अब बारिश हो गया, वो कीटनाशक यूरिया
एनपीके, वो सब केमिकल्स लेके अब जमीन के अंदर वो पानी उतर गया। वही पानी मतलब आज वो कुएं के अंदर, तालाब के अंदर, नाला और नदी, वही केमिकल्स आना शुरू हो गए। और वही पानी आप आरओ फिल्टर करके पीना शुरू कर दिए, और वही पानी हम खेतों में अपना अनाज उगाने के लिए वही पानी इस्तेमाल करते हैं। सत 60-70 साल पहले हमारे भारत में बॉटल का पानी कोई नहीं पीता था। आज बॉटल पानी छोड़ के दूसरा पानी ही नहीं है, इतना हम बर्बाद कर चुके हैं। अच्छा, ओके। तो आज और एक उदाहरण बता देता हूं। अब 40-45 साल पहले कुएं में आप तैरने के लिए जाते थे। उस वक्त की बात है, तब पानी में आपको मछली, सांप, ये सब आपको दिखते थे। पानी जिंदा था और प्राणी भी जिंदा था। जब आपने ये छिड़काव और ये केमिकल का इस्तेमाल इतना ज्यादा हो गया, मैं आज की बात कर रहा हूं, आज अपने गांव के खेतों में आप कुएं में देख लीजिए, आज पानी काला हो चुका है, पानी में एक मछली भी नहीं है। अगर जिंदा मछली 4 ला के वहां छोड़ेंगे तो 1 घंटे के अंदर मर जाएगा। इसका मतलब पानी दूषित हो गया है, विष हो गया है। वैसा पानी आप आरओ फिल्टर करके खुद पी रहे हैं, और वही पानी जमीन में अनाज उगाने के लिए उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? हमारे बीज खो दिए, हमारे जमीन खो दिए, हमारे पानी बिगड़ गया। इन तीनों के ऊपर हमारा अन्न तैयार होता है, वो अन्न खा के हमारा शरीर बिगड़ रहा है। और आज जमीन में यूरिया एनपीके इतना ज्यादा है, वही आज आपके खून के अंदर भी वही केमिकल्स ज्यादा दिखा रहे हैं। और ये सब रिपोर्ट्स लेके आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो कहते हैं तो डायलिसिस करो या ट्रांसप्लांट करो। डायलिसिस मतलब क्या है? आपके खून को उस मशीन के अंदर डाला जाता है, वो मशीन आपके खून के अंदर का एक क्रिएटिनिन, यूरिया, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम सब निकाल लेता है, और एक्सेस फ्लूइड वो भी निकाल लेता है, और वही खून को आपके शरीर में डाला जाता है, और घर आके आप वही यूरिया, एनपीके और ये केमिकल डाला हुआ अनाज वही खा लेते हैं। तो और ये ज्यादा हो गया, डायलिसिस में कम करके लाओ, घर आके वही खाना खाओ। तो ये सिलसिला शुरू हो गया। डायलिसिस जिंदगी भर करते रहो। अच्छा, तो अब हमें करना क्या है? तो क्या हम वीरप्पन या श्रीशैलम या भीमाशंकर यहां जाके हमारा खाना ढूंढ लेना है क्या?
नहीं। एक्चुअली मैंने 2014 उस साल से मैं देखना शुरू किया, यहां हमारे इर्द गिर्द, मेरे इर्द गिर्द कोई ऑर्गेनिक मतलब नेचुरल तरीके से अनाज उगा रहे हैं क्या। अच्छा, मुझे एक किसान मिल गया यहां कोल्हापुर और यहां बेलगाम, कर्नाटका। बेलगाम से आगे बेंगलुरु की तरफ या धारवाड़ की तरफ एक किसान है, कित्तूरू से पश्चिम की तरफ 12 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहां एक किसान है शंकर हनुमंत लंगटी। वो आज तक अपने खेतों में हाइब्रिड नहीं बोया, यूरिया नहीं डाला। 36 प्रकार का चावल वो अकेला उगाता है। ये सब देख के भारत सरकार 2016 अगस्त महीने में उसको दिल्ली बुला के सत्कार किया है, सम्मानित किया है, भारतीय बीजों का संरक्षण किया है करके। अच्छा, जब ये मुझे मालूम हो गया, मैं वहां जाके मेरा सब कुछ जो घर को चाहिए, दाल चावल सब कुछ, वह सब कुछ मिलता है। वो अकेला नहीं है, ऐसे और भी इर्द गिर्द, उनके इर्द गिर्द 50 किसान हैं। वो सब मिलके ऑर्गेनिक नेचुरल फार्मिंग करके वो जो उगा रहे हैं वो शंकर हनुमंत लंगटी उनके पास ला के देते हैं, और ये लंगटी वो बेच के जो फायदा मिलता है वो सब बांट लेते हैं। अच्छा, तो ये बेलगाम के नजदीक कित्तूरू जो है वो अकेला आदमी है क्या, मतलब वो उनका ग्रुप इतना ही है क्या? नहीं, ऐसे और भी हैं। कहां हैं? जोग फॉल्स, कर्नाटका। वहां से 5 किलोमीटर दूरी पे सतीश हेगड़े करके एक किसान है। उनके पास 15 प्रकार के चावल, नारियल, सुपारी, मधु या शहद, मारीच या इसको ब्लैक पेपर कहते हैं, करी मेणसु, काली मिर्च। अच्छा, तो उनके पास दालचीनी फर्स्ट क्लास मिलता है, आज तक केमिकल का कॉन्टामिनेशन बिल्कुल नहीं है। और कहां है? तीर्थहल्ली, शिवमोगा के बगल में, वहां पुरुषोत्तम रायरू सावयव कृषि केंद्र, वहां उनके पास कम से कम 40 प्रकार के चावल मिलते हैं। और कहां मिलते हैं? धर्मस्थल, मंजुनाथा टेम्पल, कर्नाटका। वहां से पश्चिम की तरफ 20 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो वहां परमेश्वर राव करके एक किसान है, गांव का नाम मित्त बागिलू। उनके पास 150 प्रकार के चावल मिलते हैं। उनके पिताजी देवरायरू, उनको पहले ही राष्ट्र प्रशस्ति मिला है। अच्छा, और कहां है? दावणगेरे, शिवमोगा रोड। 14 किलोमीटर अंदर जाएंगे, कुंबलूरू करके एक गांव है, वहां आंजनेय एक किसान है। उनके पास 40 प्रकार के चावल मिलते हैं और उनको राष्ट्र प्रशस्ति मिला है। जब मुझे समझ में आ गया तो मैं इन लोगों से आहार धान्य मंगवाना शुरू कर दिया। आजकल ये सब आहार धान्य जो हैं ऑर्गेनिक,
यहीं पर आपको मिल रहा है, मैं आपको नंबर्स शेयर करूंगा। यहां से आप मंगवा के आपका दाल चावल इवन तेल सब कुछ खाना शुरू करेंगे तो मतलब ये प्योरली ऑर्गेनिक है, मतलब विदाउट केमिकल का। अगर ऐसा आप खाना शुरू करेंगे तो आपके खून के अंदर यूरिया नहीं बढ़ेगा, एनपीके नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये नहीं बढ़ेगा। अगर ये नहीं बढ़ते हैं तो क्रिएटिनिन भी नहीं बढ़ेगा। अगर क्रिएटिनिन, यूरिया, एनपीके ये नहीं बढ़ते हैं तो डायलिसिस की तरफ जाने का नौबत भी नहीं है। अगर आपको इतना प्रॉब्लम्स भी नहीं है तो आप तुरंत डायलिसिस को बंद कर सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम्स धीरे धीरे कम हो रहे हैं तो डायलिसिस धीरे धीरे करके कम करते 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 गैप बढ़ाते हुए आप बंद भी कर सकते हैं। मेरा दवा लेके बहुत से लोगों ने डर के मारे जो डायलिसिस करते थे वो धीरे 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 डायलिसिस कम करते करते बंद कर दिए, और जिनको उतना प्रॉब्लम्स भी नहीं थे वो तुरंत डायलिसिस को बंद भी कर दिया। तो आज आपको करना क्या है? तो मैं कहता हूं ऑर्गेनिक फूड खा लो, वो भी देसी बीज है और विदाउट केमिकल का खाना शुरू करेंगे तो डायलिसिस बंद करना आसान है। और मैं तो मेरे गांव के इर्द गिर्द मतलब अगल बगल में जो मिल रहा है मैंने आपको बताया। और अगर आपके गांव के नजदीक कोई किसान है, वो प्योर ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है बहुत दिनों से, तो उनके पास भी आप ये दाल चावल जो भी उगा रहा है आपके नजदीक है, आप वो ले सकते हैं। अच्छा, अगर आप किसान हैं तो मैं कहता हूं पहले आपसे ही शुरू कर दो। खेतों में केमिकल डालना बंद कर दो, हाइब्रिड अनाज डालना ही बंद कर दो। तो आप पूछेंगे इतने दिनों से हमने केमिकल डाल के हमारे जमीन बर्बाद हो चुके हैं, तो अब हम क्या करें? तो पहले जैसा जमीन हम उसको कर सकते हैं क्या? हमारा जमीन पहले जैसा अभी 50-60 साल पहले जो था वैसा हो सकता है क्या? हो सकता है। कैसे हो सकता है? आजकल आज की सरकार, मैं आज की सरकार कह रहा हूं, वो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से वेस्ट डीकंपोजर करके एक बॉटल दे रहा है। गवर्नमेंट सप्लाई है और आपके गांव के जो कृषि अधिकारी रहता है उनके पास आपको ये जरूर मिलेगा। उसका कीमत 20 रुपया। वो 200 लीटर पानी में या 200 लीटर गोमूत्र या 200 लीटर भैंस का मूत्र, उसके अंदर वो एक बॉटल डालना है और 2 किलो देसी गुड़ वो पाउडर बना के उसमें डाल के वो 8 दिन तक उसको हिलाते रहना। सवेरे एक बार, जो 9वें दिन आप खेतों में जो पानी छोड़ रहे हैं उसी के साथ ये भी छोड़ दो, तो आपके खेतों में ये जो इतने दिनों में केमिकल डाला हुआ है उसको सब विभाजन करके विघटन करके आपके जमीन में 6 महीने के अंदर खेचवा तैयार होगा। ये ऐसा जमीन करके देगा। अगर जमीन में खेचवा तैयार हो गए तो आपके शरीर में आपका प्राण और फिर से आ गया और आपका शरीर अच्छा बनना शुरू हो गया। कोई डॉक्टर का भी आगे जरूरत नहीं रहेगा। लेकिन जमीन ऐसा रहना चाहिए वो
बिना केमिकल का रहना चाहिए। अच्छा, तो और थोड़ा सा इंफॉर्मेशन देके मैं आपको इस सेकंड पार्ट खत्म कर देता हूं, या फाइनल पार्ट खत्म कर देता हूं। 1980 के बाद हमारे देश में आयोडीन युक्त नमक बहुत जोर शोर से शुरू हो गया, एडवर्टाइजमेंट कर दिया। जिन घरों में आयोडीन युक्त नमक इस्तेमाल हो रहा है उन्हीं के घर में थायराइड शुरू हो गया। और जिन घरों में समुद्र का नमक साउथ में और उत्तर में पहाड़ी नमक या सेंधा नमक या सैंधव लवण, उसको पाकिस्तानी नमक भी कहते हैं, लाहौरी नमक भी कहते हैं, जो भी हो, पहाड़ी नमक भी कहते हैं, सैंधव लवण सेंधा नमक, सेंधा नमक और ये समुद्र का नमक जिनके घर में है उनके घर में थायराइड नहीं आएगा। अगर आपके रिश्तेदार या आपके घर में कोई थायराइड पेशेंट है तो सिर्फ इतना ही पूछो, आप कौन सा नमक खाते हैं? वो कहेंगे हम आयोडाइज्ड साल्ट ही खाते हैं। तो मैं कहता हूं आज से आयोडीन युक्त नमक बाहर और मोटा नमक घर के अंदर, या पहाड़ी नमक सेंधा नमक वो घर के अंदर, आपके घर से थायराइड अपने आप बाहर जाएगा। 35 साल पहले भारत में टमाटर का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं था। टमाटर का इस्तेमाल इतना ज्यादा नहीं था। पहले इमली डालते थे या कोकम डालते थे, अमसोल कहते हैं। उत्तर भारत में तो आमचूर डालते हैं। लेकिन हुआ यूं, ये टीवी होटल देख के आजकल हर चीज में टमाटर डालते हैं। पोहे बना लो, सब्जी बना लो, उपीट बना लो, उपमा बना लो, या जो भी बना रहे हैं आजकल टमाटर का इस्तेमाल होता है। टमाटर का इस्तेमाल ज्यादा, यहां टमाटर का उगना ज्यादा। आज 12 महीने टमाटर मिलता है। आज बाजार में जो टमाटर मिल रहा है वो हमारा देश का नहीं है, वो हाइब्रिड है, बाहर का है। और जिन घरों में ये टमाटर खाना शुरू हो गया उनके घर में, उनके खून के अंदर यूरिक एसिड बढ़ना शुरू हो गया। तो यूरिक एसिड बढ़ने से क्या होता है? किडनी स्टोन्स, जॉइंट पेन्स और गाउट। तो आज के बाद टमाटर बंद कर दो और इमली या कोकम या नींबू या आमचूर जो भी डालो, लेकिन टमाटर का इस्तेमाल बंद कर दो। 50 साल पहले हर घर में चक्की रहता था। सवेरे पीसो, शाम तक रोटी बना के खाओ, सवेरे पीसो, शाम तक रोटी बना के खाओ। बाद में जब मिल आ गए, पिसवा के लाना शुरू हो गया। पिसवा के लाना हफ्ते में एक बार, 2 हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। आजकल पिसवा के लाना भी बंद हो गया है, बाजार में रेडीमेड मिल रहा है। आप जानते हैं ज्यादातर तो साउथ में हम ये ज्वारी का रोटी बनाते हैं, नॉर्थ में तो गेहूं का रोटी बनाते हैं। ज्वारी का रोटी जिन घर में बनता है
उनको ये मालूम रहता है जब फ्रेश पिसवा के लाते हैं, जब आटा गूंथते हैं तो उसके अंदर एक चिकनाहट रहता है। वो दूसरे दिन कम होता है, तीसरे दिन कम होता है, 8 दिन के अंदर वो रोटी फटना शुरू हो जाएगा, रोटी बनता भी नहीं है। अगर 8 दिन के अंदर वो रोटी फटता है या वो रोटी बनता ही नहीं, उसके अंदर का चिकनाहट कम हो गया, इसका मतलब उसका सत्व कम हो गया, उसका सत्व कम हो गया। वैसा जो खाएगा उस आदमी का भी सत्व कम होता है। अगर 8 दिन का ज्वारी का आटे का रोटी उसका सत्व खो देता है, तो आज आप बाजार से ये जो भी रेडीमेड आटा ला रहे हैं उसके ऊपर लिखा रहता है बेस्ट बिफोर 3 मंथ्स। वो फैक्ट्री छोड़ के शॉप आने तक 1 महीना, आप लाते हैं दूसरा महीना, तीसरे महीना, तीसरे महीने का आटे का सत्व आपके पेट के अंदर कितना % मिल रहा है? तो आप क्या खा रहे हैं? तो आप क्या बनेंगे? तो आज के बाद रेडीमेड आटा, रेडीमेड मसाला पाउडर, रेडीमेड धनिया पाउडर, रेडीमेड जीरा पाउडर, रेडीमेड हल्दी का पाउडर, सब कुछ बंद कर देना। जो भी हो बाजार का रेडीमेड बंद कर दो। आजकल आटा मेकर आ रहे हैं, घर में एक रख लो आटा मेकर, सवेरे 1 किलो डालो, शाम तक फ्रेश आटा खाओ। सवेरे 1 किलो डालो, शाम तक आटा फ्रेश खाओ। अगर पिसवा के लाते हैं, मैं कहता हूं 1 हफ्ते के अंदर 2 बार तो पिसवा के लाओ, फ्रेश खाओ, फ्रेश रहो। पिसवा के लाके 1 महीना रखना क्या और बाजार का आटा लाना क्या, दोनों एक ही बात है। तो आज के बाद फ्रेश आटा खाओ, फ्रेश रहो। और इवन हल्दी का जड़ बाजार से लाके कूट के वो घर में तैयार कर लेना। बाजार का रेडीमेड कौन सा भी नहीं लाना है। अच्छा, ओके। छाछ सबसे अच्छा, छाछ। कई लोग यहां ओडिशा भाग में तो उसको मट्ठा कहते हैं। छाछ, मराठी ताक, कन्नड़ मज्जिगे, छाछ। छाछ को भूलोक का अमृत कहता है, वेदकालीन भूलोक का अमृत। तो छाछ जो है, पैकेट का दूध, पैकेट का छाछ नहीं लेना, गाय का या भैंस का दूध, वो भी गाय मतलब देसी गाय, जर्सी एचएफ नहीं लेना। रात को आप दही जमाने के लिए रख देते हैं, सवेरे सवेरे अभी खट्टा नहीं, अभी फ्रेश दही हो चुका है तो उसको आप चर्न करके पानी ज्यादा डाल के जो मक्खन निकाल के जो छाछ मिलता है, वो दोपहर के खाना खाने के बाद हर दिन पीना शुरू करेंगे तो आपका किडनी 100 साल तक सही सलामत रहेगा। बहुत अच्छा है। सवेरे दही उत्तम, दोपहर को छाछ उत्तम और रात को दूध उत्तम। रात को शास्त्रोक्त दही और छाछ मत लेना। छाछ में चाहिए तो आप थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के पी सकते हैं, पेट और भी साफ हो जाएगा, गैस ट्रबल या अजीर्ण अपचन वो भी निकल जाएगा। अच्छा, तो आज के बाद छाछ सबसे अच्छा, थोड़ा ही सही, थोड़ा मात्रा लेकर धीरे धीरे, आपको अच्छा लग रहा है तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन छाछ जरूर पीना।
वो भी खट्टा नहीं रहना, और पानी ज्यादा डाल के मक्खन निकाल के हर दिन दोपहर को छाछ पी लेना। इसीलिए वो भारत में कहते हैं वो भूलोक का अमृत है। इसीलिए हमारे देश में 50-60 साल पहले अगर बेटी को देना है तो कहते थे क्या उनके घर में भैंस है क्या? हाँ है तो हम बेटी दे देंगे। अच्छा, तो आज के बाद छाछ हर दिन पीना। ब्रेड, बिस्किट, बटर, बन, टोस्ट, खारी, सेव चूड़ा, फरसाना, मिक्स, कुकीज, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, कचौरी, समोसे, पकौड़े, नॉनवेज, फ्रिज आइटम्स, चुनमुरे, कुरमुरे, भड़ंग, वड़ा पाव, मिसळ सब कुछ बंद कर देना। टोटल बेकरी, होटल, फ्रिज आइटम, नॉनवेज आपको बंद करना है। बेकरी बिल्कुल नहीं लाना, बेकरी बिल्कुल नहीं लाना। आजकल हजारों झूठ कह के अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं। मैं कहता हूं एडवर्टाइजमेंट वो कर रहे हैं उनके फायदे के लिए, आप अपना फायदा सोचिए। आप जो पैसा, आपके पैसा जो है वो यूं ही मत गंवाना। बेकरी आइटम्स, उसके अंदर पौष्टिक तत्व कुछ भी नहीं है। कभी भी बेकरी आइटम्स लाना नहीं और खाना नहीं। होटल ये भी बंद कर देना। आजकल कहीं आप जा रहे हैं, मतलब टूर जा रहे हैं, या 1 दिन का टूर है या 2 दिन का टूर है, ओके, एक बार आप बाहर का खाना खाइए, घर आइए और घर का खाना खाइए। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, घर में रहते हुए होटल जाने वाले दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, होटल का घर लाके खाना ये भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तो मैं कहता हूं ये सब बाहर का चीज बंद कर दो। बेकरी, होटल, फ्रिज आइटम्स, ये सब जो है ना, फ्रिज आइटम्स या फ्रिज का पानी या ये कोल्ड ड्रिंक्स जो है ना, ये सब कुछ बंद कर देना। फायदा तो कुछ भी नहीं है, नुकसान ज्यादा है। और किडनी पेशेंट को तो फ्रिज का पानी देना ही नहीं। देंगे तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स शुरू हो जाएंगे। अच्छा, तो आज के बाद बेकरी, होटल, फ्रिज आइटम्स बिल्कुल बंद कर देना। अच्छा, आप कहीं बाहर जा रहे हैं या टूर पे जा रहे हैं या आप बाजार गए हैं, आपको रास्ते में दिखता है यहां ताजे गन्ने का जूस मिलेगा, तो आप उतर के एक एक गिलास केन जूस, गन्ने का रस जूस पी के आप घर आते हैं। घर के सभी सदस्यों के लिए भी आप एक एक बार ये गन्ने का जूस ला के पी लेते हैं। मैं कहता हूं इतने दिनों में जो गन्ने का जूस पी चुके हैं, इतना बस हो गया। आज के बाद गन्ना खाना नहीं, गन्ने का जूस पीना नहीं, और गन्ने से जो बनता है गुड़ और शुगर या चीनी, यह सब कुछ बंद कर देना। क्यों बंद करना है? तो मैं कहता हूं आज की बात कर रहा हूं। आज गन्ने को बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया, एनपीके, डीएपी इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा। जितना यूरिया डाला गया उतना वो गन्ने के अंदर आ गया, जूस के अंदर आ गया, गुड़ के अंदर आ गया, और ये
चीनी शुगर के अंदर आ गया। जितना आप गन्ना खाएंगे या जूस पिएंगे या गुड़ और चीनी खाएंगे, आपके शरीर में यूरिया आएगा ही। तो आज के बाद ये बाजार का गुड़ और चीनी बिल्कुल बंद कर देना। तो अब हम गुड़ और चीनी बंद करेंगे तो स्वीट क्या खाएंगे, मीठा क्या खाएंगे? मैं कहता हूं ऑर्गेनिक गुड़ और ऑर्गेनिक शुगर अब मिलना भी शुरू हो चुका है। बाजार में आपको ये ऑर्गेनिक गुड़ मिल रहा है, लेकिन उसको एक बार टेस्ट करके, मतलब अगर आपके पास कोई उसके ऊपर नंबर है और आपके पास नज़दीक वो किसान रहता है तो जांच पड़ताल करके आप उसको ले सकते हैं। बिना नंबर का है और उसके ऊपर सिर्फ ऑर्गेनिक है तो मत लेना। आजकल चॉकलेट कलर डाल के ऑर्गेनिक गुड़ करके बेचना भी शुरू हो चुका है। मैं कहता हूं ऑर्गेनिक गुड़ खा सकते हैं। ऑर्गेनिक शुगर मिलता है क्या? हाँ मिलता है। कहां मिलता है? यहां निप्पाणी से एक 25 या 30 किलोमीटर महाराष्ट्र में कोल्हापुर जिला, कागल तालुका, कागल के साइड पे हुपरी करके एक गांव है, हुपरी, HUPARI, हुपरी। वहां अभिनंदन सौंदत्य करके एक किसान है, वहां उनके पास ऑर्गेनिक शुगर मिलना शुरू हो चुका है। 7 साल से ज्यादा हो गया वो केमिकल न डालते हुए अब गन्ना उगाता है और उसका गुड़ और चीनी बनाता है। मैं आपको वो नंबर दे देता हूं, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आज के बाद बेकरी, होटल, फ्रिज आइटम और गन्ने का जूस ये सब कुछ बंद कर देना और नॉनवेज बंद कर देना। नॉनवेज बिल्कुल बंद, लेना ही नहीं है। मेरे कई पेशेंट्स दवा लेके डायलिसिस को बंद भी कर दिए और नॉनवेज खाना शुरू कर दिए और फिर डायलिसिस शुरू हो गया। मैं कहता हूं नॉनवेज बिल्कुल बंद कर देना। अच्छा, ओके। अब आपको लास्ट 50 साल पहले हर घर में मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना पकाते थे। किसी के घर में भी बीपी शुगर पेशेंट ही नहीं थे। आज सबके घरों में कुकर आ गया है, सिट्टी बजाना शुरू हो गया। आजकल सभी का बज रहा है। मैं कहता हूं मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना आज भी श्रेष्ठ है और कुकर का खाना बंद कर देना। क्यों मिट्टी का बर्तन के अंदर का खाना श्रेष्ठ और ये कुकर का क्यों इस्तेमाल नहीं करना है? समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना पकता है। उदाहरण, तुअर दाल पकता है, आधा घंटा लेता है। मूंग उससे भी जल्दी पकता है। मसूर दाल उससे भी जल्दी पकता है। चावल कम से कम आधा घंटा तो लेता है। हम जो खाते हैं वो सफेद चावल, समुद्र के किनारे बॉइल्ड राइस, वो उकड़ा भात, वो पकने में कम से कम 1.5 घंटा 2 घंटा लेता है। इसीलिए कई बार ये समुद्र के किनारे रात को भिगो के रख के उसको सवेरे पकाने के लिए रख देते हैं। अच्छा, ओके। तो आप ये साइंस जानते हैं, एवरी मेटल हैज गॉट
its own melting point. Likewise, every food grain has got its own boiling point. हर धान्य का अपना ही पकने के लिए अपना ही वक्त लेता है, अपना ही टेम्परेचर रहता है। पकता है इसका मतलब वो तुअर दाल 100% वो पानी में उसका सत्व छोड़ देता है। हमने उसको सांबार बना देते हैं, तड़का लगा देते हैं और हम खा लेते हैं, तो हमारे पेट के अंदर गया, हमारा शरीर उसको 100% खींच लेगा और हमारा शरीर 100% डेवलप होगा। अच्छा, तो कुकर के अंदर क्या होता है? चावल, तुअर दाल, मूंग सब इकट्ठा, ऊपर ढक्कन, ऊपर वजन, हवा बाहर न जाए। चूल्हे के ऊपर रख दिए, अग्निस्पर्श कर दिए। हुआ यूं, अंदर पानी उबलना शुरू हो गया, अंदर पानी उबलना शुरू हो गया। भाष्प तैयार हो रहा है, बाहर निकलने के लिए जगह चाहिए, जगह तो नहीं है, बाहर निकलेगी नहीं। ऊपर वजन रखा है, अंदर जमा होना शुरू हो गया, उसका दबाव बढ़ना शुरू हो गया, प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया। प्रेशर कुकर उसका नाम है। तो हुआ यूं, 10 मिनट के अंदर वो इतना प्रेशर बढ़ गया, इतना प्रेशर बढ़ गया, 10 मिनट के अंदर हवा निकल गया। नीचे उतार के आप देखेंगे, तुअर दाल, मूंग सब फटा हुआ रहता है। आधा घंटा पकना अलग और 10 मिनट के अंदर फटना अलग। बर्स्ट हो गया, बर्स्ट हो गया, वो तो फट गया, गिर हो गया। अब 10 मिनट के अंदर, अभी 10 मिनट के अंदर ये तुअर दाल अभी 10% उसका सत्व अभी छोड़ रहा था, अभी 90% छोड़ा नहीं, 100% छोड़ा नहीं था। तब तक इतना प्रेशर बढ़ गया, 10 मिनट के अंदर वो सीटी हो गया। प्रेशर से वो फट गया। 10 मिनट के अंदर फटना अलग, आधा घंटा लेके पकना अलग। आपको एक उदाहरण बता देता हूं। हम सब मां के पेट से 9 महीना 9 दिन लेके पक के बाहर आ गए हैं, जीवित हैं, जिंदा हैं। तीसरे महीने में टूट के बाहर आते हैं, अबॉर्ट हो गया, अबॉर्शन हो गया, गिर गया, मर गया। तो कुकर में क्या हो रहा है? अबॉर्ट हो रहा है। वैसा जो खाएगा उसका लाइफ भी अबॉर्ट ही होना है, 100 साल तो नहीं जिएगा। तो आज के बाद कुकर का इस्तेमाल बंद कर दो, मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना पका के खाना शुरू कर दो। अच्छा, तो आपने आज मिट्टी के बर्तन के अंदर खाना पका दिए हैं, तो इस मिट्टी के बर्तन के अंदर जो हम ये खाना पका के रखे हैं, वो कितने घंटों तक हम खा सकते हैं? कितने घंटों तक खा सकते हैं? इसके लिए भी शास्त्र है क्या? हाँ है। हजारों साल पहले वाग्भट महर्षि, एक ऋषि, लिख के गया क्या? चूल्हे के ऊपर से नीचे जो उतरवा लेते हैं चावल, उसको 48 मिनट के अंदर खाना। वो क्या कहता है? विदिन 48 मिनट्स यू हैव टू ईट इट। हमारे पूर्वज और तुम्हारे पूर्वज, ये ऋषि कौन और इनका पुस्तक क्या है जानते नहीं थे, लेकिन वो इतना ही जानते थे, गरम गरम खाओ। गरम मतलब हमारे घर में तो कहते थे चूल्हे के ऊपर से प्लेट के अंदर, प्लेट से पेट के अंदर। तो ऐसे आप रहेंगे, मतलब चूल्हे के ऊपर से प्लेट में, प्लेट से
पेट में। ऐसा आप रहेंगे, खाना खाएंगे तो आपको बीपी या शुगर जकड़ेंगे नहीं। अगर हैं वो भी धीरे धीरे निकल जाएंगे। तो आज के बाद चावल पकाना है तो मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाओ और उसको गरम गरम चूल्हे के ऊपर से प्लेट से पेट के अंदर ऐसा खाना शुरू करेंगे तो आपको बीपी शुगर धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे, नॉर्मल की तरफ आ जाएंगे। अच्छा, तुअर दाल पकाना है तो मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाओ। तड़का लगाना है तो कलई किया हुआ पीतल के बर्तन के अंदर उसको तड़का लगाना है। मिट्टी के बर्तन के अंदर तड़का मत लगाना है, क्योंकि मिट्टी के बर्तन के अंदर तड़का लगाएंगे तो मिट्टी के बर्तन वो तेल को खींच लेता है और 8-10 दिन के अंदर बू आना शुरू हो जाएगा। तो आज के बाद मिट्टी के बर्तन के अंदर पकाओ। तड़का लगाना है तो कलई किया हुआ पीतल के बर्तन के अंदर तड़का लगाना है। अच्छा, अगर कलई किया हुआ पीतल का बर्तन कलई निकलते जा रहा है, मतलब कलई गया, तो आप एक बाजार में जाके वो कलई करवा के लाएंगे तो और 3-4 साल आराम से वो बर्तन आ सकता है। अच्छा, तो अब तड़का लगाना है तो कौन सा तेल इस्तेमाल करें? मैं कहता हूं घाने का तेल इस्तेमाल करें, बाजार का तेल इस्तेमाल मत करो। घाने का तेल, आप जिस एरिया में रहते हैं रीजनल आपका जो तेल मिलता है घाने का तेल वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाजार का जो भी तेल मिल रहा है वो तेल ही नहीं है तो घाने का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर उत्तर भारत के हैं तो आप सरसों का तेल इस्तेमाल कीजिए। अगर साउथ के हैं तो आप ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल या ये सैफलॉर ऑयल और इवन तिल का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घाने का तेल ही इस्तेमाल करना। अच्छा, ये सेकंड पार्ट, फाइनल पार्ट खत्म हो गया और नीचे जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको आप लेके उसका फायदा ले सकते हैं। नमस्कार।